अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 18th अमेंडमेंट के ऊपर। 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरमीम है, जिसमें मोर देन 104 आर्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर अमेंड किए गए। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती है, सूबों को एक ऑटोनॉमी उनको मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की तरफ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 18th अमेंडमेंट। तो हम बात करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी और 18th अमेंडमेंट ये पाकिस्तान के अंदर आई और इसका रोल क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, और फिर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। डिमांड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन जिनाज 14 पॉइंट्स। जिना के 14 पॉइंट्स जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात दिए नेहरू रिपोर्ट के बाद, उसके अंदर भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बात की गई। तो मतलब ये कि शुरू से जो हमारी लीडरशिप थी वो चाहती थी कि जो प्रोविंसेस हैं उनमें ऑटोनॉमी हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई थी, मतलब जो पावर थी चंद हाथों के अंदर कंसंट्रेट हो गई थी, तो इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन 18th अमेंडमेंट इस तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जिसके अंदर सूबों को एक ऑटोनॉमी मिली। इसके अलावा अगर हम देखें लाहौर रेजोल्यूशन, उसके अंदर भी मतलब हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बात मिलती है। शेख मुजीब के जो 6 पॉइंट्स हैं प्ली फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, शेख मुजीब ने भी जो 6 पॉइंट दिए थे अपने, उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बात की गई। म्यूजिकल चेयर पॉलिटिक्स 90s इरा एंड डिमांड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज़, जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें चेंज हो रही थी, उस वक्त भी ये एक डिबेट थी या एक हॉट टॉपिक था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जो है सूबों को उनको हकूक़ हासिल होने चाहिए, इंस्टेड कि सेंटर के पास सारी के सारी पावर क्या हो, कंसंट्रेट हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मई 14 2006 में होता है, उसके अंदर भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बात हुई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल रिमेनिंग विद अ फेडरेशन। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम कहते किसको है? इसका मतलब ये है कि सूबे इंडिपेंडेंट होंगे, उनको सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा बहुत से डिसीजंस के ऊपर। वो रहेंगे तो एक फेडरेशन के अंदर ही, लेकिन वो अपने जो फैसले हैं वो खुद ले सकते हैं। तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 14 मई 2006 के अंदर आया, उसके अंदर भी इसके ऊपर बात होती है। 20 सितंबर 2008 में प्रेसिडेंट जरदारी कॉल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। जो आसिफ अली जरदारी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो एक कमेटी की फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बना दी जाती है। उसके मेंबर्स की तादाद 27 होती है। जिस जो कमेटी बनाई जाती है उसके मेंबर्स 27 होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो कमेटी बनाएगी जिसके अंदर 18th अमेंडमेंट के ऊपर बात होनी थी, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 27 मेंबर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सेशंस कितने हुए, कितने सेशंस के बाद कितना ज़्यादा होमवर्क इसके ऊपर हुआ, और उसके बाद जो है 18th अमेंडमेंट हमारे सामने आती है। तो उस वक्त जो चेयरमैन थे, उसको हेड कर रहे थे रज़ा रब्बानी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और टोटल सेशन 77 हुए और 8 अप्रैल 2010 को नेशनल असम्बली से ये अप्रूव होती है और 15 अप्रैल 2010 में सेनेट इसे अप्रूव करता है और फिर बाद में ये पाकिस्तान के अंदर 18th अमेंडमेंट इन्फोर्स हो जाती है। On 19th of April 2010 receives presidential assent, उसके बाद प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करता है और ये जो है बिल मंजूर हो जाता है। और इसके अंदर जो है तकरीबन 1/3 ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आल्टर कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि पहले मैंने बात की कि इसमें 102 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स जो है अमेंड होते हैं, कहीं पे 102 लिखे हुए हैं, कहीं पे 103 लिखे हुए हैं, कहीं पे 112 भी लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे हम 102 की बात करेंगे, जो ज़्यादा ऑथेंटिकेट सोर्सेज के अकॉर्डिंग है। 102 जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर अमेंड किए गए। रिटर्न द फेडरल प्रोविंशियल पैक्ट, तो ये द मोस्ट अब इसके बारे में जो है मुख्तलिफ एनालिस्ट या मुख्तलिफ स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं 18th अमेंडमेंट के बारे में। तो द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिंस 1947, सेनेटर रज़ा रब्बानी जो इसके हेड थे या चेयर कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये एक बहुत कम्प्रीहेंसिव एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो है प्रोविंशियल और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रक्चर किया गया। डॉक्टर सईद शफ़क़ात इसके बारे में कहते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सॉफ्टवेयर ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सॉफ्टवेयर है। जाहिद हुसैन इसके बारे में कहते हैं रिफर्बिश्ड द हार्डवेयर ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, कि ये रिफर्बिशमेंट है किसकी? स्टेट क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान की।
तो ये बैकग्राउंड था, यहाँ पे जो है इसके सीड्स जो हैं सो किए गए और अल्टीमेटली जो है वो प्लांट जो है वो स्प्राउट हुआ और आज हम उसके फ्रूट्स जो हैं उसके हासिल कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो अब हम एनालाइज़ करेंगे, हम क्रिटिकल लेंस से देखेंगे कि कौन कौन से इसके फ़वाइद हैं, कौन कौन से इससे हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं 18th अमेंडमेंट से और कौन कौन से इसके डीमेरिट्स हैं या लूप होल्स हैं या पिटफॉल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरिट्स में, तो पहला इसका मेरिट है गारंटी द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स बाय इंसर्टिंग न्यू आर्टिकल्स। ये फंडामेंटल राइट्स को जो है इंश्योर करता है। पहले भी फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोवाइड किए गए पाकिस्तानी सिटीजन्स को, लेकिन कुछ जो है वहाँ पे पिटफॉल्स थी, लूप होल्स थे, उनको फुलफिल करने के लिए मज़ीद कुछ आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है इंसर्ट हुई। तो आर्टिकल नंबर 10A, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। जो आर्टिकल नंबर 10A है उसमें जो है एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को राइट टू फ्री फेयर ट्रायल का मतलब जो है उसको राइट दिया गया है कि अगर कोई किसी को पुलिस वाला या कोई उसको मतलब गिरफ्तार करता है तो उसके पास राइट है कि वो फेयर ट्रायल जो है वो कर सकता है, मतलब वो केस अपना अदालत में लेके जा सकता है और वहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर सकता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चेंज अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को पकड़ें और आप जेल के अंदर डाल दें। आपको फेयर ट्रायल का आपका राइट है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और आप ड्यू प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो सारी बातचीत होगी। मज़ीद जैसे कि बात करिए, एक अगर पुलिस वाला किसी को पकड़ के जाता है तो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है, अदरवाइज़ वो इलीगल हो जाता है। मज़ीद अगर हम बात करें 19A राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो एक आर्टिकल ऐड हुआ जिसमें हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट हासिल है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन मतलब राइट, वो फॉर एग्जांपल नादरा कैसे काम कर रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं या कोई भी हम डिफरेंट जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, तो हमें राइट है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट पे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 19A हमें ये राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। इसमें ये कहते हैं कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। तो जो एक लॉ हमें अलाउ करता है तो हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल होनी चाहिए, वो देख सके। इसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक आर्टिकल जिसके अंदर और ऐड हुआ 25A है। अब 25A क्या कहता है, इसमें राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द 5 to 16 ईयर्स इन सच ए मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द लॉ। कि 5 से 16 साल के दरमियान के बच्चों की जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो स्टेट की है। उन्होंने इनको जो है फ्री और जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी, ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये 3 आर्टिकल्स इसमें जो है इंसर्ट हुए फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, जो फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा इंश्योर कर देते हैं, 25A 10A और 19A। अब इसके सेकंड बेनिफिट की तरफ आ जाते हैं, सेकंड मेरिट की तरफ आ जाते हैं। इसमें मज़ीद राइट्स में कुछ चीज़ें और भी ऐड करें तो इसमें माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर भी बात हुई है कि 1 मेंबर ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉम ईच प्रोविंस इन द सेनेट, कि सेनेट के अंदर माइनॉरिटी में से, माइनॉरिटी मतलब जो कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं या जो जिनकी तादाद पाकिस्तान के अंदर कम है, उनको सेनेट के अंदर एक सीट मिलेगी। इसके अलावा जो है सब क्लॉज इन 38 आर्टिकल ए में कोटा इन फेडरल सर्विसेज में उनके लिए कोटा भी रखा गया। तो ये फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है उनको ये चीज़ें हासिल हुई। अब हम दूसरे पॉइंट आ जाते हैं, वो प्रमोट्स डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग प्रोवेंशनल ऑटोनॉमी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोवेंशनल ऑटोनॉमी को ये इंश्योर करती है, मतलब प्रोवेंशनल इंडिपेंडेंस के ऊपर ये जो अमेंडमेंट है बात करती है। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि मेकिंग प्रोवेंसेस सेल्फ सफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे जो सूबों को है बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट बना दिया गया है कि वो अपने फाइनेंशियली वो ऑटोनमस हैं, कि जहाँ चाहे एनएफसी के बाद जो वोट के बाद उन्हें जो उनको रेवेन्यू हासिल हो या पैसे उनको हासिल हो, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं। तो इसमें 7th एनएफसी वोट आया जिसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई और इसके अंदर जो ये हुआ कि सेंटर को 42.5% जो है सेंटर को जो मिलेगा, 42.5%। उस मतलब टोटल जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, मुल्क का पैसे इकट्ठे होंगे, तो जो सेंटर है वफाक के पास
42.5% जाएंगे और प्रोविंसेस के पास 57.5% जो है वो रेवेन्यू या पैसे जाएंगे। अब उसमें एक चीज़ और ऐड की गई कि 57.5% से ऊपर तो उनका हिस्सा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, और जो विफाक है उसका नहीं बढ़ सकता। इस साथ 42.5% उसका तय किया गया अकॉर्डिंग टू द 7th NFC वोट। अब इसमें जो है क्लॉज नंबर 3 ये जैसे मैंने बात की वो गारंटी करता है कि द शेयर ऑफ प्रोविंसेस विल नॉट बी रिड्यूस्ड। इसके अंदर ये बात ऐड की गई कि जो प्रोविंसेस का हिस्सा है वो 57.5% से कम नहीं हो सकता। अब वो क्या कहता है, द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। एनएफसी क्या है? एनएफसी कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 160 क्लॉज नंबर 1, प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू डिवाइज रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। उसमें एक रेवेन्यू शेयरिंग जो है फार्मूला है उसको एक प्रेसिडेंट जो है वो डिवाइस करेगा। आफ्टर द 7th NFC vote vertical distribution 42.5% to the center and 57.5% to the provinces। अब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो किन बुनियादों पे एक सूबे को जो है पैसे मिलेंगे। नंबर 1 82% ये देखा जाएगा कि उसकी पॉपुलेशन, ये फॉर्मूले में ये चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। 82% देखा जाएगा उसकी पॉपुलेशन उस सूबे की कितनी है। फिर जो है 10.3% देखा जाएगा कि पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वहाँ पे क्या है। और रेवेन्यू जनरेशन एंड कलेक्शन को 5% देखा जाएगा कि उस सूबे ने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, उसमें 5% वो कंसिडर किया जाएगा। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.7% देखा जाएगा। शेयर ऑफ प्रोविंसेस में अगर हम बात करें तो पंजाब का शेयर जो था जो पहले इससे अगर हम बात करें मतलब 18th अमेंडमेंट से पहले जो था पंजाब का 60.25% था, सिंध का 22.5% था, केपी का हिस्सा जो था 13.9% और बलूचिस्तान का सबसे कम 3.86% था। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि पंजाब का जो हिस्सा था वो रिड्यूस होकर 51.74% हो गया, सिंध का जो हिस्सा था वो 24.55% और केपी 14.62% और बलूचिस्तान 9.09% पे इनको ये मिल गया। Delegating the power to provinces to borrow loans on their own, inserting clause number 4 in Article 167, a province may raise domestic or international loan। अब इसमें यह भी पावर दी गई प्रोविंसेस को कि वो लोन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं अगर किसी मतलब डोमेस्टिक सोर्सेज या इंटरनेशनल लोन वो हासिल करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो आप पैसे सरमाया दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दे रहे हो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा मतलब आप रेवेन्यू हासिल कर लो या ज़्यादा टैक्स का हिस्सा हासिल कर लो। लेकिन इंडिया में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में किसी भी सूबे को पैसे तब दिए जाते हैं उसमें उसकी पॉपुलेशन को सिर्फ 0.25% कंसिडर किया जाता है। इनकम डिस्टेंस मेथड 0.50% देखा जाता है उसको, एरिया को 0.10% देखा जाता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब 50% जो चीज़ देखी जाती है वो इनकम डिस्टेंस मेथड देखा जाता है कि उस सूबे ने कितने पैसे कमाए हैं। तो 50% जो वो चीज़ देखी जाती है कि उस सूबे ने कितने पैसे कमाए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको वो पैसे मिलते हैं। जिस सूबे ने ज़्यादा कमाए होंगे उसको ज़्यादा टैक्स या उसको जो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा एरिया को 0.10% देखा जाता है, टैक्स एफर्ट 0.075% देखा जाता है, फिस्कल डिसिप्लिन को 0.075% देखा जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में 80% पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है कि किस सूबे की कितनी तादाद है और उसके मुताबिक पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया में ये होता है कि 50% इस चीज़ को देखा जाता है कि उस सूबे की इनकम कितनी है, उस इनकम के मुताबिक अगर वो ज़्यादा जनरेट कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हमने बात की। ये दूसरी चीज़ जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो ऐड हो गई। थर्ड जो पॉइंट है वो है गिव्स ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस बाय असाइनिंग डिसीजन मेकिंग रोल्स। अब डिसीजन मेकिंग रोल भी इनका बढ़ गया सूबों का 18वीं तरमीम के बाद। डिवॉल्विंग 46 सब्जेक्ट्स एंड 17 मिनिस्ट्रीज टू फेडरेटिंग यूनिट्स के सेंटर से तकरीबन 46 सब्जेक्ट और 17 मिनिस्ट्रीज जो थी वो फेडरेटिंग यूनिट्स को चली गई। मतलब पहले वफाक जिनको कंट्रोल करके बैठा हुआ था, सेंटर कंट्रोल करके बैठा हुआ था, वो तकरीबन 46 सब्जेक्ट्स थे और 17 मिनिस्ट्रीज थी। वो सारी की सारी कहाँ चली गई? सूबों के पास चली गई। अब उन मिनिस्ट्रीज में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एजुकेशन है आपकी, तो एजुकेशन को किसने देखना होता है? आपको सूबे ने देखना होता है। हेल्थ है, यूथ अफेयर्स हैं, टूरिज्म है, लोकल गवर्नमेंट है। तो ओवर अ डजन ऑफ मिनिस्ट्रीज फाउंड themselves mostly devolved to the provinces after the 18th amendment. These included the ministries of education, culture, special initiatives, labor and manpower, local government and rural development, minority affairs, population, social welfare, sports, tourism, women development, youth affairs and zakat and ushur. All of these were subjects were delegated to the provinces from the center. तो after the 18th amendment decision making जो power थी सूबों की वो increase कर गई।
अब हम मज़ीद अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है पेविंग वे फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ भी एक बहुत अच्छा कदम था 18th अमेंडमेंट। अब इसमें ये हुआ कि शिफ्टिंग फ्रॉम द फेडरली प्लान एंड प्रोविंशियली एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट टू द पॉलिसी ऑफ लोकल सोल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। पहले हमारी पॉलिसीज जो थी सूबे की एक सेंटर में या वफाक में बनती थी, वहाँ पे पॉलिसी बनती थी, प्रोविंस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती थी। लेकिन अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ मसले हमारे हैं तो पॉलिसी भी हम बनाएंगे। तो पॉलिसीज भी किसने बनाना शुरू कर दी? प्रोविंसेस ने बनवाना शुरू कर दी आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। Provinces are no more only the implementation arm of the centralized policies. Now they have the rights and space. They will not be able to blame Islamabad. अब पहले ये होता था कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो जो सूबे थे वो इल्ज़ाम लगाते थे कि इस्लामाबाद या वफाक का कसूर है कि उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई। अब पॉलिसीज़ भी सूबे खुद बना सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी खुद कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है सूबों को हासिल हुआ, ये राइट उनको हासिल हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है providing due share to the federating units by granting the joint and equal ownership of natural resources। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी उनका जो हक था, उनका जो राइट था, उसको बढ़ा दिया गया। अब इसमें ये बात ये करते हैं कि इंसर्टिंग द न्यू क्लॉज इन आर्टिकल नंबर 172 क्लॉज नंबर 3 सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस within the province or the territorial waters adjacent there to shall vest jointly and equally in the provinces and the federal government। अब पहले ये हुआ करता था कि फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान से कोई गैस या कोई चीज़ निकली है, कोई मिनरल्स निकले हैं तो वफाक लेके चला जाता था। अब ऐसे नहीं है, अब डिस्ट्रीब्यूट होता है सूबे के दरमियान भी और सेंटर के दरमियान भी, उसकी इक्वल जो है ओनरशिप है रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये भी 18th अमेंडमेंट के बाद ये राइट मिल गया सूबों को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंश्योर्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी बाय डिमार्केटिंग फंक्शनल रोल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पेरिफेरीज। अब इसमें जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब को, मतलब अकाउंटेबल ठहराना किसी चीज़ को। कैसे बढ़ी? With the new constitutional order, both policy determination and service delivery responsibilities have been concentrated at the provincial level। अब यहाँ पे पॉलिसी जो डिटर्मिनेशन है या सर्विस डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेंटर से प्रोविंशियल लेवल तक शिफ्ट होगी। दिस मेक इट clearer to citizens which order of government to hold to account for dysfunctional service delivery as the buck now clearly stops at the provincial chief minister's doorstep। अब ये हो गया कि अब पहले ये होता था कि पता नहीं चलता था कि कैसे कौन कहाँ पे करप्शन कर रहा है। चूँकि अब इदारों को जो पावर्स है डेलीगेट कर दी गई है लोकल लेवल पे, लोअर लेवल पे, तो अब हमें पता है कौन से इदारा के पास कितनी पावर्स हैं और वो क्या क्या काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी आ गई। मतलब ये कि जैसे जैसे जो आपने पावर्स को डेलीगेट किया तो हर इदारा अपने काम के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल था। पहले ये था कि मल्टीपल फंक्शनिंग थी, वो एक इदारा कर रहा होता था, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाती थी और अकाउंटेबिलिटी में मुश्किल होती थी। लेकिन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये अकाउंटेबिलिटी में भी इंक्रीज़ आया और हमें अकाउंटेबिलिटी में एक इजाफा नज़र आया। मज़ीद हम अगर बात करें इनकरेजिंग पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस बाय पुशिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। अब पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट होगी। पहले ये होता था कि हमारी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती थी, सारा कुछ इस्लामाबाद में होता था, मतलब वफाक में बनता था, तो लोग जो था उनकी एक्सेस ही नहीं होती थी वहाँ पे। अब चूंकि आपने पावर्स को डेलीगेट कर दिया है तो मतलब ये कि आपने गवर्नेंस को लोगों के करीब लेके आ गए हैं। मूविंग फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मैकेनिज्म टू मल्टी गवर्नेंस ऑर्डर इंसर्टिंग द आर्टिकल नंबर 140A। आर्टिकल नंबर 140A क्या कहता है? इसके अंदर वो कहता है लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे यूनियन काउंसिल काम नहीं कर रहा है एक स्पेसिफिक साइड पे, एक विलेज में, एक टाउन के अंदर, तो लोग जो हैं उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं वाई ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट वर्किंग देयर। लेकिन अगर पहले 18th अमेंडमेंट से पहले ये था कि जब लोकल गवर्नमेंट या इस तरह की चीज़ें नहीं थी तो वो इस्लामाबाद तक लोगों की एक्सेस ही नहीं थी, या जो नेशनल असम्बली में बैठे हुए लोग हैं या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, आम जो एक सिटीज़न था उसकी वहाँ तक एक्सेस ही नहीं, वो प्रॉब्लम्स उनके एड्रेस ही नहीं होते थे। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट के बाद कि पावर्स जो कि लोअर लेवल पे आ गई तो लोगों जो है वो अकाउंटेबल भी लोअर लेवल पे उन लोगों को कर सकते हैं ईजीली और एक्सेस भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग फॉर नेशनल इश्यूज। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल नंबर 213 के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ये कि आपको बड़े फैसले करने हैं, उसमें प्रोविंसेस को भी राइट दिया गया कि वो मिलजुल के कंसेंसस के साथ सारे मिल के जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे या जो काम वो करेंगे। तो कंसेंस जैसे कि अपॉइंटमेंट करनी हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 213 तो सारे मिल के जो है वो उनकी अपोजिशन और जो उस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उनको अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को।
नौवां जो इसका फ़ायदा था, लिमिटिंग मिलिट्री एडवेंचरिज्म बाय रिमूविंग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि 58(2)B इसके तहत जो प्रेसिडेंट था वो डिसॉल्व कर देता था नेशनल असेंबली को, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई। तो 58(2)B ख़त्म हुआ, कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हो गई। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो इसके अंदर ऐड होगी। अब कोई प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था टूवर्ड्स प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, 18th अमेंडमेंट को। इसके अलावा प्रोवाइड्स वॉइस टू द प्रोविंसेस इन नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब प्रोविंसेस के पास ये ताकत थी, उनकी आवाज़ भी सुनी जाने लगी कि नेशनल जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट देख लें, आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 154, एडिशन ऑफ न्यू क्लॉजेज, काउंसिल शैल मीट एवरी 90 days, प्रोविंसेस कैन प्रपोज द एजेंडा। अब इसमें ये हुआ कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट 90 डेज के बाद उन्हें सेशन बुलाना होता है, वहाँ पे प्रोविंसेस अपने एजेंडा को प्रपोज कर सकते हैं। तो पहले ये राइट नहीं था, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये राइट भी हासिल हो गया। तो ये 10 इसके मेरिट्स हैं, मेन जो मेरिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन जो मेन हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। फंडामेंटल राइट्स में देखिए हमने बात की, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी की बात की, डिसीजन मेकिंग रोल की बात की, फिर हमने जो है इफेक्टिव डेवलपमेंट पॉलिसी की तरफ जो एक रास्ता आसान उन्होंने कर दिया, इक्वल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की हमने बात की, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की हमने बात की, लोग क्लोज हो गए गवर्नेंस के। इसके अलावा कंसेंसस प्रमोट हुआ, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज रिड्यूस हो गई, कंकरेंट लिस्ट खत्म हो गई, जो क्या कहते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है प्रोविंसेस का रोल इंक्रीज हो गया। तो ये मेरिट्स हमें नजर आ रहे हैं 18th अमेंडमेंट के। अब हम क्रिटिकल लेंस से देखते हैं कि इसके पिटफॉल्स क्या हैं। हर जो कोई भी दुनिया में, देयर इज नो परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड, मतलब जो है हमें कोई परफेक्शन नजर नहीं, कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। तो 18th अमेंडमेंट में हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। नंबर 1, क्रिएटेड फंक्शन फाइनेंस इम्बैलेंस। अब ये होता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने पैसे लिए और वो सुकून से आ गए, उनकी पॉकेट्स फिल हो गई। वफाक के पास 42.5% बच गया, उसमें उसने डिफेंस को भी पैसे देने हैं, उसने कर्जे भी अदा करने हैं। सो वफाक कहता है हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं, सो दे हैव नो मनी इन देयर नेशनल ट्रेजरी। तो उसकी वजह से हमें मसाइल का सामने जब उनसे कहा जाता है कि वाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सर्टन केसेज इन सर्टन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो दे रिस्पॉन्ड दे हैव नो मनी। तो इम्बैलेंस एक क्रिएट हो गया है कि सूबों के पास तो आ गया पैसे, लेकिन जो वफाक है उसकी जो पॉकेट है वो खाली होगी। अब इसके अलावा मेड फेडरल गवर्नमेंट आर टूथलेस टाइगर। अब इसने जो है टाइगर था पहले वफाक, उसके जो टूथ थे मतलब वो रिमूव कर दिया। मतलब टूथलेस टाइगर का मतलब ये हो कि वो इम्पावर नहीं रह गया, मतलब बल्कि वो वीक हो गया है। इन एबिलिटी ऑफ सेंटर टू हार्मोनाइज फाइनेंस शेयरिंग एज पर द नीड्स ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स के, कोई जैसे कोविड-19 प्रॉब्लम अराइज हुआ, अभी जैसे कि आंखों की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह की एमरजेंसीज प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं कंट्री के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर। तो वफाक के पास तो पैसे नहीं है आफ्टर दी 18th अमेंडमेंट, क्योंकि जो पैसे थे वो ज़्यादातर तो सूबों के अंदर चले गए। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि ये इनएबिलिटी हो गई है, वो टूथलेस टाइगर अब रह गया एक वफाक। अगला जो इसका थर्ड डीमेरिट, उसकी अगर हम बात करें, डिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वे मोर देन द एबिलिटी ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स। कि आप ताकत किसी को दे रहे हैं, क्या वो इतने काबिल भी है, क्या वो उन चीज़ों को मैनेज भी कर रहा है। मतलब आप पावर उसको डेलीगेट करो जो उसको एक्सरसाइज करने की उसके पास कैपेबिलिटी भी हो। आप उसको पावर दे रहे हो लोअर लेवल पे, मे बी उनमें से कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो पोटेंट नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो मिस यूज ऑफ पावर कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम विद द 18th अमेंडमेंट। अगला जो फोर्थ पॉइंट है, लैक ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स एंड न्यू फंक्शनल रोल्स स्पेशली इन डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग में ये कोई अपना रोल जो है पॉजिटिव हमें मतलब अदा करते हुए फेडरेटिंग यूनिट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो है joint and equal ownership of natural resources a breeding ground for contention, especially royalty issues which may exacerbate after the CPAC completion। अब झगड़ा तो इनमें रहेगा। अब फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज बलोचिस्तान में होती हैं, तो वफाक कहेगा इसके ऊपर ज़्यादा हक मेरा है, जो है सूबा जैसे बलोचिस्तान कहेगा इस पर हक मेरा है। और इसके अलावा प्रोविंसेस और इनके दरमियान एक टसल स्टार्ट हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई, मतलब एक बोन ऑफ कंटेंशन आपने 18th अमेंडमेंट के बाद क्रिएट कर दिया। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है, potential for confusing and contradictory regulatory standard with high transaction cost for business and citizen। अब ये है कि सूबे ने कुछ और टैक्स पॉलिसी बनाई है, प्रोविंस ने कुछ और बनाई है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब सिटीजन या एक शहरी जो पाकिस्तान का वो परेशान है कि किसको फॉलो करे, प्रोविंस के जो लागू के रूल्स हैं उनको फॉलो करे, या जो वफाक उसने लागू किए उनको फॉलो करे। सो दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। इसके अलावा रोड ब्लॉक टू टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम आ गई है कि अब सूबों के पास पावर है, वफाक जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता उसमें बहुत सी चीज़ों पे। तो ये अब टैक्स रिफॉर्म्स के दरमियान एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है
अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा जो ब्लैक शीप्स हैं अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब ये है कि टैक्स पेयर बहुत कम है, टैक्स एविजन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन ये एक रोड ब्लॉक बन चुका है टैक्स रिफॉर्म्स के दरमियान। Increased risk to macro stability with professional government ownership of financial institutions, federal government's lack of access to financing instrument to secure a common economic union। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है, सिंगल नेशनल करिकुलम, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने सूबों को ये राइट दे दी है, दूसरी तरफ आप सिंगल नेशनल करिकुलम जो लॉन्च कर रहे हो पूरे नेशनल लेवल पे, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। कोई सुबह उसको एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता, वो कहता है कि एजुकेशन हमारा राइट है, वाई यू आर मेकिंग पॉलिसी ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इस तरह एक टसल स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है 18th अमेंडमेंट के बाद स्टार्ट हो गई। लेकिन अब थीसिस एंटी थीसिस के बाद हम एक सिंथेसिस देते हैं हेगेलियन डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए। हर चीज़ का एक थीसिस का एंटी थीसिस होता है, उसका एक सिंथेसिस भी बनता है। अब हम जो है अपने एनालिसिस से बताते हैं कि 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर प्रोज और कॉन्स को देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को उसको एक बैलेंस में डालें, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कम है। पॉजिटिव पॉइंट्स हमें पता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, शेयर है प्रिंसेस का। अब उसमें जो है मुख्तलिफ तरह की जो सेपरेटिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सेट बैक है 18th अमेंडमेंट, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर हम बैलेंस में देखें तो इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव हैं सही लेकिन कम है। सो 18th अमेंडमेंट इज़ फिट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और जो है इस तरह के अमेंडमेंट्स की पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत थी और है। और इससे जो है पाकिस्तान की जैसे कि इसने रास्ता ब्लॉक कर दिया कि अब कोई भी डिक्टेटर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि पहले 58(2)(b) एग्जिस्ट करता था, जिसमें ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती थी कि वो डिसॉल्व कर सकता था नेशनल असेंबली को। नो, द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर, ही इज़ अ टूथलेस टाइगर। तो उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो नहीं डिसॉल्व कर सकता। दैट्स वाई हम देख रहे हैं ट्रांजिशन हो रही है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर 2008 के बाद 2013, 18 और अभी, चाहे वो मतलब कोई अपनी टर्म पूरी नहीं कर रहा, लेकिन एक सिविलियन गवर्नमेंट के बाद दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट आ रही है। और जो डिक्टेटर्स हैं, चाहे वो बैक डोर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या जो अपना जो है पावर एचलॉन्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई हमें जो है इस तरह नज़र नहीं आता जैसे पहले मार्शल लॉ वगैरह होते थे। तो ये एक ब्लॉक है, एक रोड ब्लॉक है उनके रास्ते में डिक्टेटोरियल माइंडसेट्स के। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अमेंडमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो आज हमने 18th अमेंडमेंट की बात की, और इसके बैकग्राउंड की बात की, मेरिट्स की बात की, डीमेरिट्स की बात की, कंक्लूजन इसका हमने एक निकाला कि 18th अमेंडमेंट इज़ फिट फॉर पाकिस्तान। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम मी साइड, एंड होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।